ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिक सेंस में एक स्ट्रक्चर को रिफ़र करता है। वहीं पे अगर हम डायनेमिक सेंस में बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस को रिफ़र करता है। आपने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा होगा, तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग जिसको हम लीडिंग भी कहते हैं, और कंट्रोलिंग, ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। क्लियर। तो यहाँ पे आप जो दूसरा फंक्शन देख रहे हैं दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग में आप एक फॉर्मल रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिस्क्राइबिंग फॉर्मल रिलेशनशिप अमॉन्ग पीपल एंड रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश द गोल्स। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस होता है उसकी गोल को अचीव करने के लिए बिजनेस में जो भी पीपल है यानी कि एचआर, ह्यूमन रिसोर्स होता है और रिसोर्सेज होते हैं, उनके बीच में एक फॉर्मल रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है। यानी कि कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, किसकी क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। क्लियर। मैनेजर कौन होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होगा, और लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ कौन होंगे, क्या क्या किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, रोल होंगे, वो सारी चीज़ें क्या करते हो आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना होगा, एक मैनेजर के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ जो है वो काम करेंगे, एक सुपीरियर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट होंगे, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे आप क्या करते हो, डिफाइन करते हो। तो वही चीज़ क्या कहलाती है? ऑर्गेनाइजिंग कहलाती है। क्लियर। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या हो जाता है कि एक फॉर्मल रिलेशनशिप बन जाता है कि कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, कौन मैनेजर होगा, कौन एम्प्लॉय होगा, कौन मिडिल लेवल का होगा, कौन लोअर लेवल का एम्प्लॉय होगा। यानी कि एक स्ट्रक्चर बन जाता है और उसी को ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द स्ट्रक्चर या फिर जिसको फर्म कहते हैं विच रिजल्ट्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि जब आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करते हो, फॉर्मल रिलेशनशिप डेवलप करते हो कि कौन मैनेजर, कौन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कौन सबऑर्डिनेट होगा, तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाता है और उसी स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ है वो वर्कर्स जो है वो परफॉर्म करते हैं, अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करते हैं और कॉमन या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है उसको अचीव करते हैं। तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशन इन स्टैटिक सेंस। तो स्टैटिक सेंस में ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया? एक स्ट्रक्चर हो गया जहाँ पर फॉर्मल रिलेशनशिप्स होते हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में, रिसोर्सेज के बीच में, और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने टास्क को, अपने रोल को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, रिसोर्सेज का यूज़ करके परफॉर्म करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है, कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, उसको अचीव करते हैं। क्लियर। वहीं पे अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को प्रोसेस की सेंस में बात करें तो अकॉर्डिंग टू लुइस ए एलन ने जो है डिफाइन किया है, उन्होंने क्या कहा कि ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया? एक प्रोसेस हो गया जहां पर आप आइडेंटिफाई करते हो और ग्रुप करते हो जो भी काम परफॉर्म किए जाने हैं उसको, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी। उस वर्क के अकॉर्डिंग जिस भी एम्प्लॉय को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, जो भी अथॉरिटीज देनी है, उसको जो आप डिफाइन करते हो और उसको डेलीगेट करते हो यानी कि ट्रांसफर करते हो। एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पज ऑफ इनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर इन अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। और वहां पे आप क्या कहते हो? एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हो कि कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा। तो उसी को ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है यहाँ पे चीज़ों को, क्या है? ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, सिस्टमेटाइज किया जा रहा है, जिससे कि रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन किया जा सके, अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, डेलीगेट किया जा सके, और जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव किया जा सके। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया? एज द प्रोसेस इट इज द आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी, एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पज ऑफ इनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर इन अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजिंग या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कहने का मतलब सिंपल सा इतना है कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, टास्क हैं, उसको आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको जो सिमिलर टास्क है उसको ग्रुप कर दीजिए। यानी एक ग्रुप हो गया जैसे मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ होगी अलग होगी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ अलग होगी, अकाउंटिंग की एक्टिविटीज़ अलग होगी, उसको फिर आपने ग्रुप कर दिया। अब ग्रुप करने के बाद जो है आप उसको जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अकॉर्डिंगली डेलीगेट करिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और उनको अथॉरिटी दीजिए कि वो अपने टास्क को परफॉर्म कर सके, और एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करिए कि कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे कम्युनिकेट करेगा। ये सारी रिलेशनशिप वहाँ पे डेवलप की जाती हैं। तो वही चीज़ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। क्लियर। तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस की बात करें कि क्या होता है प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन का, तो सबसे पहले
फिक्सिंग दी ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है, उसको फिक्स करिए कि क्या अचीव करना चाह रहे हैं आप, वो चीज़ जो है फिक्स करिए। फिक्स करने के बाद आइडेंटिफाई करिए कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी। आइडेंटिफाई एक्टिविटीज़ या फिर वर्क रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव को, उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी, उसको आइडेंटिफाई करिए। देन ग्रुपिंग द सिमिलर और रिलेटेड एक्टिविटीज़, यानी कि आपने सपोज कि 10-15 एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई कर ली कि ये 15 एक्टिविटीज़ हैं जिसको हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। तो उस 15 एक्टिविटीज़ में कुछ ना कुछ सिमिलर एक्टिविटीज़ होंगी, तो उनको ग्रुप करिए। 4-1 हो गया, 4-1 हो गया, 4-1 हो गया, इस तरीके से जो है आप उसको एक्टिविटीज़ को, जो सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं, रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उसको ग्रुप करिए कि ये 4 जो है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हो गई, ये 4 फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो गई, ये 4 जो है HR से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो गई। तो उसको ग्रुप कर दीजिए। ग्रुप करने के बाद आप क्या करेंगे, डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ईच एम्प्लॉय। अब जब आपने एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर दिया, सिमिलर एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर दिया, अब आप क्या करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन करोगे कि किस एम्प्लॉय को कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना स्टार्ट कर देंगे कि मिस्टर ए है वो मार्केटिंग के देखेंगे, मिस्टर बी जो है वो HR का एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आपको डिफाइन करनी है। अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दो, लेकिन उसको पावर मत दो, उसको अथॉरिटी मत दो, तो वो क्या काम परफॉर्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो अगला काम क्या होगा, डेलीगेटिंग अथॉरिटी टू एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉय को उस काम को परफॉर्म करने के लिए जो भी उसको पावर चाहिए, जो भी उसको रिसोर्सेज चाहिए, वो चीज़ें उसको आप प्रोवाइड करिए। डेलीगेटिंग अथॉरिटी टू एम्प्लॉय, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पर हमने पहले ही वीडियो बनाकर टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो स्टेप है, डेट इज़ डिफाइनिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। उसके बाद फिर जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी, उनको अथॉरिटी दे दी, अब जो है उनके बीच रिलेशनशिप को डेवलप करिए कि कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। आपको जो है ये पूरा यहाँ पे रिलेशनशिप जो है डेवलप करना होगा। देन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज़ ऑल रिक्वायरमेंट्स फॉर अचीविंग दी ऑब्जेक्टिव, यानी कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो अदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको आप जो है एम्प्लॉय को प्रोवाइड करिए। और नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट ऑफ ऑल फॉर अचीविंग दी ऑब्जेक्टिव। उसके बाद फिर सभी के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना, यानी कि कम्युनिकेशन वहाँ पे होना जरूरी है। तो ये जो है पूरा ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले चीज़ कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, उसको फिक्स करिए कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है, क्या अचीव करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर उस गोल को अचीव करने के लिए जो जो एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करनी है उसको आइडेंटिफाई करिए। फिर जो सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं उसको ग्रुप करिए। फिर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एम्प्लॉय को असाइन कर दीजिए। उसके बाद उनको अथॉरिटी दीजिए कि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म कर सके, उसके लिए जो भी पावर चाहिए उसको वो दीजिए। उसके बाद फिर जो है अथॉरिटी रिलेशनशिप डेवलप करिए कि कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा। फिर जो है उनको अदर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है उसको प्रोवाइड करिए, और फिर कोऑर्डिनेशन वहाँ पे करना जरूरी होता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस होता है। क्लियर। अब बात कर लें कि इंपॉर्टेंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं कि अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ को, सिमिलर एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर रहे हैं, तो इससे क्या बेनिफिट होगा। क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ HR एंड रिसोर्सेज, यानी कि जब आप क्लियरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल को डिफाइन करेंगे कि मिस्टर ए की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मिस्टर बी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मिस्टर ए को ये रिसोर्सेज दिया जाएगा, मिस्टर बी को ये रिसोर्सेज दिया जाएगा, तो आप सही तरीके से जो ह्यूमन रिसोर्स है, एम्प्लॉय और रिसोर्सेज हैं, उसको मैनेज कर सकेंगे कि कहाँ पर किसको कितना रिक्वायरमेंट है। क्लियरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप, आपने यहाँ पर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन कर रखा है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन कर रखा है कि कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो वर्किंग रिलेशनशिप है क्लियर होगा, आपको पता होगा कि आपका बॉस कौन है, आपको किसको रिपोर्ट करना है, कब रिपोर्ट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, वो सारी चीज़ यहाँ पे क्या होंगी, क्लियर होंगी। तो इससे आपका जो मैनेजमेंट है और जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होगा। क्लियरिटी ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच इंक्रीज परफॉर्मेंस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, जब आपको आपके रोल्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होंगी और उसके अकॉर्डिंग आपको अथॉरिटी दी गई होगी, तो आप अपने जो टास्क है, जो रोल है, उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, और जब परफॉर्म कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका जॉब सेटिस्फैक्शन भी वहाँ पे होगा। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंस हो गया। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ HR, यानी कि क्लियरली यहाँ पे जो है आप ह्यूमन रिसोर्स को ऑप्टिमम तरीके से, मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको पता होगा कि किस एम्प्लॉय को ज़्यादा टास्क दिया गया है, किस एम्प्लॉय के पास कम टास्क है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको फर्दर टास्क दे सकते हैं। वहीं पे
आप जो है उसकी परफॉर्मेंस को भी मेजर कर सकते हैं कि कौन एम्प्लॉय जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन एम्प्लॉय कम परफॉर्म कर रहा है। जो कम अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसको आप फर्दर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए जो है यहाँ पे भेज सकते हैं। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यहाँ पे एचआर का होता है। अवॉइड ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना तो वहाँ पे आपका जो ओवरलैपिंग होता है, यानी एक ही एम्प्लॉय एचआर का भी देख रहा है, एक ही एम्प्लॉय मार्केटिंग का भी देख रहा है, ऐसा नहीं हो पाएगा। सिमिलर टास्क जो है एचआर में भी परफॉर्म किया जा रहा है, सिमिलर टास्क जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी परफॉर्म किया जा रहा है, ये भी जो है अवॉइड हो जाएगा। तो डुप्लीकेशन या फिर ओवरलैपिंग जो होता है वर्क में वो अवॉइड होगा, और जब ये अवॉइड होगा तो कहीं ना कहीं आपका जो टाइम है, जो टाइम मनी होता है वो वेस्ट होने से बचेगा। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंस हो गया। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, और जब सारी चीज़ें मैनेज रहेंगी, सबको पता होगा कहाँ पे किसको किसको रिपोर्ट करना है, कौन सुपीरियर कौन सबऑर्डिनेट, तो आप सही तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे और सही तरीके से कोऑर्डिनेशन करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता है कि आपको किसको रिपोर्ट करना है, तो आप किसी गलत पर्सन को रिपोर्ट कर देते हैं। आपको रिपोर्ट करना था मिस्टर एक्स को, आपने रिपोर्ट कर दिया मिस्टर वाई को। अब मिस्टर एक्स जो है उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची, क्योंकि उनको फर्दर उससे रिलेटेड डिसीजन लेना होगा, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची तो डिले हो जाता है। तो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वहाँ पे नहीं हो पाता है अगर सही तरीके से ऑर्गेनाइजिंग नहीं हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन का ये इंपॉर्टेंस है कि अगर आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखा है, किसको कहाँ पे रिपोर्ट करना है, तो सारी चीज़ें स्मूथली चलेंगी, जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है वो सही तरीके से होगा, तो इससे जो डिले होता है डिसीजन मेकिंग में वो चीज़ नहीं होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस हो गए ऑर्गेनाइजेशन के। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक इफेक्टिव और एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए या फिर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसको अगर मैनेजर फॉलो करेंगे तो एक इफेक्टिव और एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। To organize in an effective manner, the following principles of organization should be followed by a manager। तो अगर आपको एक इफेक्टिव मैनर में ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है, तो फिर आपको जो है कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं मैनेजर को। सबसे पहले यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है, जो भी डिफरेंट पार्ट होंगे आपके ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, उन सभी का जो है कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनका कोई एक ही सुपीरियर होना चाहिए। ये नहीं कि जो मिस्टर ए है वो मिस्टर ए बी से भी कमांड ले रहा है, सी से भी कमांड ले रहा है, मिस्टर डी से भी कमांड ले रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है रोल की क्लियरिटी नहीं होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की क्लियरिटी नहीं होती है। तो सभी सबऑर्डिनेट्स के एक ही सुपीरियर होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, एक ही से आपको ऑर्डर मिलना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि एक यूनिट का एक प्लान होना चाहिए। ये नहीं कि एक यूनिट है उसके 2-3 प्लान आपने बना दिए हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको कौन सा प्लान एक्टिव करना है, कौन से प्लान के अकॉर्डिंग जो है एक्ट करना है। तो एक यूनिट का एक प्लान चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। डिवीजन ऑफ वर्क और लेबर, तो यहाँ पे क्या है कि आपको जो है डिपार्टमेंटेशन क्रिएट करना होता है कि एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, जैसे एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जैसे आपके कॉलेज में सीएससी ब्रांच होता है, अलग अलग जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो इस तरीके से वहाँ पे जो है आपको वर्क को डिवाइड करना होता है ऑर्गेनाइजेशन में, लेबर को डिवाइड करना होता है उसके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, उसकी अचीवमेंट्स के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है आपको वर्क को डिवाइड करना चाहिए। ये नहीं कि एक ही पर्सन से सारे काम करा जाए, नहीं। एचआर का काम है तो एचआर से स्पेशलाइज पर्सन से करवाइए, मार्केटिंग का काम है तो मार्केटिंग स्पेशलाइज पर्सन से करवाइए, और अगर फाइनेंस का काम है तो फाइनेंस से स्पेशलाइज पर्सन को करवाइए उसको। तो डिवीजन ऑफ वर्क एंड लेबर होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ फंक्शनल डेफिनेशन, यानी कि सभी की ड्यूटी, सभी के रोल, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है प्रॉपरली और क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि उसकी क्या रोल्स है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसकी क्या जो है वहाँ पे ड्यूटीज़ हैं, तो ये क्लियरली जो है वहाँ पे डिफाइन होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि एक सुपीरियर जो है वो कितने सबऑर्डिनेट्स को एक बार में कंट्रोल करेगा। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट कैन बी हैंडल्ड एंड कंट्रोल्ड इफेक्टिवली बाय अ सिंगल मैनेजर। तो इस पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आपके अंदर जो है 50 हमने एम्प्लॉय रख दिए, 50 सबऑर्डिनेट्स रख दिए हैं एक सुपीरियर के अंदर, अब वो 50 को एक साथ हैंडल ही नहीं कर पा रहा है, नहीं हो सकता। जैसे कि पीएचडी, अगर आप जो है पीजी कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, पीएचडी करने जाएंगे, तो जो एक प्रोफेसर होता है उस प्रोफेसर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 6 ही पीएचडी होल्डर्स हो सकते हैं, यानी कि एक टाइम पे, एक समय में वो 6 स्टूडेंट्स को पीएचडी गाइड कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं गाइड कर सकता है एक प्रोफेसर। तो इसी तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन में भी जो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हैं किसी भी सुपीरियर के अंडर, वो भी इस हिसाब से तय करने चाहिए कि वो सभी को कंट्रोल कर सकें। अब 2 टाइप के स्पैन ऑफ कंट्रोल हैं, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल
कंट्रोल और एक है तो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ टाइप के बिजनेस में कुछ बिजनेस टाइप्स में क्या होता है कि वहाँ पे जो है ज़्यादा क्लोज सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहाँ पे कम सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स है वो ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पर क्लोज सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती है, टाइट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस केस में वहाँ पे जो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होते हैं सुपीरियर के अंदर वो कम होने चाहिए। तो ये जो है आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे ध्यान देना होता है कि वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल रखना है कि नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल रखना है। वाइड स्पेन यानी कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स जो है किसी सुपीरियर के अंदर ज़्यादा हो सकते हैं। नैरो स्पेन का मतलब कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स किसी सुपीरियर के अंदर कम होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए। क्लियर। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो भी आप ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कर रहे हैं वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी चेंज आप करना चाहें तो कभी भी चेंज कर सकते हैं अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना, यानी कि किस तरीके से डिफरेंट पार्ट जो है किसी भी चीज़ के उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। आप देखते होंगे कि बिल्डिंग्स या फिर घर देखते होंगे तो अलग अलग घर अलग अलग डिज़ाइन के देखते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर के देखते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो उनका कंस्ट्रक्शन है, यानी कि उनके जो पार्ट्स हैं, ईंट है, पत्थर हैं, डिज़ाइन है, वो अलग अलग तरीके से अरेंज की गई है, इसलिए अलग अलग घर के अलग अलग जो है लुक आता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, अलग अलग एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको अरेंज करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, तो उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है ना कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, किसकी क्या रोल्स है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, किसकी क्या अथॉरिटीज़ है, किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर एक जो है अरेंजमेंट करने पर ये एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, तो उसी को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या हो गया? इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू अचीव कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो जो कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव करने के लिए जो डिफरेंट फंक्शंस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होते हैं, उनको अरेंज करना सही तरीके से, सुपीरियर और जो है सबऑर्डिनेट के रूप में जो है अरेंज करना, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना ही क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। यानी कि जब आप उसको अरेंज करते हो तो एक स्ट्रक्चर बनता है और उस स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे समझिए कि मिस्टर ओम है, उन्होंने एक अपनी ट्रैवल एजेंसी ओपन की है। अब ट्रैवल एजेंसी ओपन की है तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, जैसे ऑपरेशन से रिलेटेड हो गया, सेल्स से रिलेटेड हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो गया, ट्रैवल काउंसलिंग हो गया, रिजर्वेशन और टिकटिंग को रिलेटेड हो गया, कस्टमर केयर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की एक्टिविटीज़ हैं, बुक कीपिंग, कैशियर, तो ये सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, फंक्शंस होते हैं जो कि ट्रैवल एजेंसी में परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो अब जो मिस्टर ओम है वो क्या करते हैं कि रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ को डिफाइन करने के लिए वो क्या करते हैं कि जो एजेंसी है उसके डिफरेंट वर्क को डिवाइड कर देते हैं इनटू 3 सब हेड: ऑपरेशन, सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने क्या किया? टू डिफाइन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज एटसेट्रा, ही हैज डिवाइड द इंटायर वर्क ऑफ द एजेंसी इनटू 3 सब हेड बेस्ड ऑन द फंक्शंस, नेमली ऑपरेशन, सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर। अब उसके बाद ऑपरेशन में अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है, सेल्स में अलग एक्टिविटीज़, एडमिनिस्ट्रेशन में भी अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं और उसके लिए अलग अलग आपको जो है ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ऑपरेशन हो गया तो ऑपरेशन इंक्लूड ट्रैवल काउंसलिंग, रिजर्वेशन, टिकटिंग, कस्टमर केयर, तो ये अलग अलग एक्टिविटीज़ होगी जो कि ऑपरेशन के अंदर आती हैं। इसी तरीके से सेल्स में अकाउंट एग्जीक्यूटिव हो गया जो कि सेल्स लीड लेकर आता है, वो जो है अलग अलग टारगेट्स को अचीव करता है। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में बुक कीपिंग हो गया, कैशियर हो गया, यूटिलिटी पर्सनल हो गया जो कि अलग अलग सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ है और इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है और उसके लिए आपको जो है सभी ह्यूमन रिसोर्स की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बतानी पड़ेगी कि मिस्टर ए हैं वो ऑपरेशन का काम देखेंगे, मिस्टर बी है वो रिजर्वेशन टिकटिंग का काम देखेंगे, मिस्टर सी है वो बुक कीपिंग का काम देखेंगे। तो आप फंक्शंस के अकॉर्डिंग क्या करते हो? आप जो ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स है उसको अरेंज करते हो, तो फिर आपके सामने एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है और इसी को क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। दिस डिवीजन ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस हैज रिजल्ट इनटू एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्पेसिफाइंग द लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसी से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि किसकी क्या
क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो रिजर्वेशन एंड टिकटिंग का जो एम्प्लॉय होगा उसका काम क्या होगा, रिजर्वेशन करना और टिकटिंग को ही देखना। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव का काम होगा सेल्स लीड को जनरेट करना। बुक कीपर का काम होगा बुक कीपिंग को करना। एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वर्क को देखना। तो इससे क्या होता है कि जब आप चीज़ों को अरेंज करते हो सिस्टमेटिक तरीके से तो एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है और उसी को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्लियर। तो आप यहाँ पे क्या हुआ, आपने देखा कि इसमें जो मिस्टर ओम है उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी खोली। उन्होंने क्या किया कि 3 सब हेड में अपने फंक्शन जो एजेंसी के फंक्शन होते हैं उसको डिवाइड कर दिया, ऑपरेशन, सेल्स और एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो है ऑपरेशंस में ट्रैवल काउंसलर, रिजर्वेशन, टिकटिंग, कस्टमर केयर, इसी के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। सेल्स में अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन में बुक कीपिंग, कैशियर, यूटिलिटी पर्सनल, इनसे रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक अरेंजमेंट कर दिया गया, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर दिया गया। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप यहाँ पे डेवलप कर दिया गया, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप यहाँ पे डेवलप कर दिया गया। तो आपके सामने क्या गया, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके सामने दिखने लगा। तो इसी को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो ये चार्ट के रूप में हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर को दिखाया है इसी को ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या हो गया, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शोइंग द रिलेशनशिप ऑफ द पोजीशन और जॉब विद इन इट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पोजीशंस होते हैं, जो भी जॉब होते हैं, जब आप उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं चार्ट में तो उसी को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कहा जाता है। और ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या हो गया, इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू अचीव कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप को जब आप अरेंज करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से तो एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है और उसी को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहा जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या जॉब्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, उसके अकॉर्डिंग कैसे आपने चीज़ों को अरेंज किया है। इट प्रोवाइड्स द मीन्स फॉर क्लैरिफाइंग एंड कम्युनिकेटिंग द लाइंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही जो है आप क्लैरिफाई कर सकते हो और आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हो कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अब आप जो है ऑपरेशंस वाले से अकाउंट का जो है काम पूछ रहे हो या फिर सेल्स वाले से ऑपरेशन का काम पूछ रहे हो तो यहाँ पे क्या होता है कि मिसमैच हो जाता है, यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो जब आपको क्लियर रहेगा कि ऑपरेशन का मिस्टर ए संभाल रहे हैं तो मिस्टर ए से आप ऑपरेशन का ही पूछेंगे, मिस्टर बी सेल्स का देखें तो मिस्टर बी से आप सेल्स का ही पूछेंगे। तो ये क्लेरिफाई होता है और यहाँ पे आसानी से आप जो है कम्युनिकेशन भी कर सकते हो किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अकाउंटेबिलिटी के बेसिस पे। क्लियर। देन है द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑल्सो डिटरमाइन हाउ इन्फॉर्मेशन फ्लोज बिटवीन लेवल विद इन द कंपनी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप इसको भी डिटरमाइन कर सकते हो कि कैसे जो है इन्फॉर्मेशन वो फ्लो करता है कंपनी के अंदर, यानी कि कौन एमडी है, कौन जो है मैनेजिंग डायरेक्टर है, कौन जो है एम्प्लॉय है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन सुपीरियर है, ये सारी चीज़ें, कौन ऑपरेशनल हेड है, कौन एचआर हेड है। तो आप सारी चीज़ें आसानी से डिपिक्ट कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से कैसे फ्लो कर रही है। इट इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग फॉर्मल रिलेशनशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या हो गया, एक फ्रेमवर्क है जिसके जरिए आप जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल रिलेशनशिप को डेवलप कर सकते हैं। क्लियर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो आपने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो वहाँ पे जो सेकंड फंक्शन होता है दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग जब आप मैनेजमेंट करने के लिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो, ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है और उसी का रिजल्ट क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे आता है, क्योंकि आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो तो वहाँ से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है डेवलप होता है। इट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या आइडेंटिफाई करता है कि रिलेशनशिप को शो करता है कि पीपल कैसे एक दूसरे से आपस में रिलेटेड है, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, वर्क और रिसोर्सेज किसके क्या है, किसके क्या रिसोर्सेज चाहिए, किसको किसका क्या वर्क है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है वो स्पेसिफाई करता है कौन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म इज शोन इन एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। जैसा कि हमने यहाँ पे पहले दिखा दिया कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसको शो करने के लिए ग्राफिक
ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक चार्ट में शो करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कहते हैं। एंड ए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इसेंशियल टू इंश्योर ए स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड बेटर कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो आपको ध्यान रखना है कि एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने के लिए। अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो फिर आप जो है स्मूथली फ्लो कर सकते हैं कम्युनिकेशन का, आप आसानी से अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकते हैं लोअर लेवल तक, और बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। आप ऑपरेशन की एक्टिविटी होगी, सेल्स की एक्टिविटी होगी, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटी होगी, उसको आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। आप सपोज करिए कि आपने ऑर्गेनाइजेशन जो है स्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं किया था, आपने चीज़ों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज ही नहीं किया था, तो अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो सेल्स है या फिर जो रिजर्वेशन कम आ रहे हैं, फिर कस्टमर क्यों आपसे खुश नहीं है, आपको इसका रीज़न ही नहीं पता चलेगा। क्लियर, आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो सेल्स लीड है वो क्यों नहीं आ रही है, या फिर कहाँ पे प्रॉब्लम है, टिकट क्यों बुक नहीं हो पा रही है, तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। लेकिन जब चीज़ें आपने सही तरीके से अरेंज करके रखी होंगी तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ पे किस स्टेप पे प्रॉब्लम है, और उसको आप जो है रिजॉल्व कर सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जरूरी होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि डिजाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होगा वो किस टाइप का होगा, किस डिजाइन का होगा, और वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की एक्टिविटीज जो है ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जा रही है। और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बेसिस पे ब्रॉडली हम दो टाइप का स्ट्रक्चर वहां पर फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज डिविजनल स्ट्रक्चर। तो इन दोनों को हम यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले है फंक्शनल स्ट्रक्चर। देखिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन में जो सिमिलर टाइप के जॉब्स होते हैं, सिमिलर और रिलेटेड जॉब्स होते हैं, जब आप उनकी ग्रुपिंग कर देते हो तो एक डिपार्टमेंट बन जाता है, और उस डिपार्टमेंट को हम फंक्शनल डिपार्टमेंट कहते हैं। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ए फंक्शनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन दैट ग्रुप्स सिमिलर और रिलेटेड जॉब्स टुगेदर। यानी यहां पर क्या होता है कि सपोज करें कि सेल्स की एक्टिविटी है, एडवर्टाइजिंग की एक्टिविटी है, प्रमोशन की एक्टिविटी है, प्राइस की एक्टिविटी है, तो ये सब किस में आ गए, ये सब मार्केटिंग में आ जाते हैं। तो इन सभी एक्टिविटीज को ग्रुप करके क्या दे दिया गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इसी तरीके से अकाउंटिंग हो गया, परचेजिंग हो गया, तो इन सबको किस में रख दिया गया, फाइनेंस में रख दिया गया। इसी तरीके से रिक्रूटमेंट करना है, सिलेक्शन करना है, ट्रेनिंग करना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है, तो ये सब किस चीज की एक्टिविटी हो गई, ये सारी एक्टिविटी सिमिलर नेचर की है, और इनको हम जो है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर कर देते हैं। तो जब ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो है वहां पर डिवीजन किया जाता है, तो उसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो क्रिएटेड बाय ग्रुपिंग एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस रिक्वायर्ड फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जब फंक्शंस के बेसिस पे एक्टिविटीज को ग्रुप कर दिया जाता है, तो उससे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसी को हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ऑल डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट टू ए कोऑर्डिनेटिंग हेड, और जो सभी डिपार्टमेंट होते हैं वो जो है एक कोऑर्डिनेटिंग हेड को रिपोर्ट करेंगे, यानी कि सबसे ऊपर एक बॉस होगा, और फिर बॉस के नीचे जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड होंगे, और हर डिपार्टमेंट में फिर जो है जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉयज होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर एक फिगर में देख सकते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, और वो जो है अलग अलग डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म। तो अलग अलग एक्टिविटीज को ग्रुप करके डिपार्टमेंट बना दिया गया। ठीक है, ट्रेनिंग है, सिलेक्शन है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, वेजेस, सैलरी है, तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स हो गया। सेल्स है, प्राइसिंग है, प्रोडक्ट है, प्रमोशन है, उसके लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो कि रिसर्च कंडक्ट करेगा, और वहीं पर परचेजिंग डिपार्टमेंट अलग हो गया। इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है, क्लियर, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट वहां पर क्रिएट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, और उस स्ट्रक्चर को हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इस तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज को अरेंज कर सकती है। क्लियर। इसी तरीके से बात कर लें इसकी सुटेबिलिटी की, तो इट इज मोस्ट सुटेबल व्हेन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज। जब कंपनी का साइज है, यानी कि बहुत बड़ा, वहां पर बहुत ज्यादा इंप्लॉइज है, बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है, लार्ज कंपनी है, तो वहां पर जो है ये फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो हेल्पफुल होता है। हैज अ डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। और जब वहां पर जो है जो डिफरेंट ऑपरेशन है उसमें स्पेशलाइज्ड होना जरूरी है, तो वहां पर जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, जिससे कि
कि जो मार्केटिंग में एक्सपर्ट है वो मार्केटिंग का काम देखेगा, जो एचआर में एक्सपर्ट है वो एचआर का काम देखेगा, जो फाइनेंस में एक्सपर्ट है वो फाइनेंस का काम देखेगा। क्लियर? तो फंक्शनल स्ट्रक्चर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जो है वहाँ पर यूज़ किया जाता है, और जहाँ पर स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है खासकर वहाँ पर जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। वहीं पर जो दूसरा है दैट इज डिविजनल स्ट्रक्चर। देखिए नाम से क्लियर है, डिवीजन यानी कि आप यहाँ पर डिवाइड कर देते हो, पार्ट अलग अलग जो है यहाँ पर सेक्शंस बना देते हो। जैसे कि सपोज करें कि कोई एक कंपनी है, वो 4 टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। क्लियर? वो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रही है, वो मेडिसिन से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रही है, वो गारमेंट्स में भी डील करी है, और वो फुटवेयर भी बना रही है। तो इस केस में क्या करेगा, जो डिविजनल स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होगा कि अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से जो है वहाँ पर डिवीजन क्रिएट कर दिया जाएंगे। हर प्रोडक्ट के लिए डिविजनल हेड होगा और उसके अंदर जो है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे। तो स्ट्रक्चर इन विच एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और जियोग्राफिकल टेरिटरीज, यानी कि किसी कंट्री कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कंट्री में जो है अलग अलग रीजन में जो है उसका वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, तो वो क्या करेगा कि साउथ के लिए अलग डिवीजन क्रिएट कर देगा, नॉर्थ के लिए अलग डिवीजन क्रिएट कर देगा, ईस्ट के लिए अलग डिवीजन क्रिएट कर देगा। तो ये डिविजनल स्ट्रक्चर हो जाता है। तो जहाँ पर प्रोडक्ट के हिसाब से या फिर जियोग्राफिकल टेरिटरीज के एरिया के हिसाब से आप जो है जब वहाँ पर आप जो है डिवीजन क्रिएट कर देते हो, तो वही चीज़ डिविजनल स्ट्रक्चर कहलाता है। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइज ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट और डिविजन्स, यानी कि प्रोडक्ट जो है कॉस्मेटिक्स से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉस्मेटिक डिवीजन देखेगा, फुटवेयर से रिलेटेड कोई डिसीजन मेकिंग करना है तो फुटवेयर जो है डिवीजन देखेगा। तो डिविजनल स्ट्रक्चर। और यहाँ पर जो हर डिवीजन होगा वहाँ पर एक डिविजनल मैनेजर भी अपॉइंट किया जाता है। जैसे कि आपने अभी फंक्शनल में देखा कि वहाँ पर क्या होता है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है फिर वो हर फंक्शनल हेड को जो है वहाँ पर कोऑर्डिनेट करता है। यहाँ पर इसी तरीके से हर डिवीजन के लिए एक डिविजनल मैनेजर अपॉइंट कर दिया जाए, जो कि उस डिवीजन के लिए उसकी परफॉर्मेंस को वो मॉनिटर करेगा, उसकी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और उसके पास उसको कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी भी होगी। यानी कि जो फुटवेयर का डिविजनल मैनेजर होगा उसको जो है कॉस्मेटिक के डिविजनल मैनेजर से कोई लेना देना नहीं है। कॉस्मेटिक की परफॉर्मेंस कॉस्मेटिक डिविजनल मैनेजर हैंडल करेगा, फुटवेयर की परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुटवेयर के डिविजनल मैनेजर की होगी। तो अलग अलग डिविजनल मैनेजर होंगे, अलग अलग प्रोडक्ट वाइज जियोग्राफिकल वाइज वहाँ पर डिविजनल मैनेजर्स होते हैं, जो कि वो अपने अपने डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उनको उसके अकॉर्डिंग अथॉरिटी दी जाती है। कॉस्मेटिक का डिविजनल मैनेजर फुटवेयर के डिविजनल मैनेजर के पास जाके कोई भी वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता या फिर उनको जो है वहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकता है। क्लियर? तो हर डिवीजन में हर डिविजनल मैनेजर अपॉइंट कर दिया जाता है और उसके बाद हर डिवीजन में फंक्शनल स्ट्रक्चर को भी जो है वहाँ पर अडॉप्ट किया जाता है। क्लियर? डिविजनल स्ट्रक्चर कहाँ पे सुटेबल होता है? फॉर दोज बिजनेस इंटरप्राइजेज वेयर अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। तो जब लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट आप जो है डील कर रहे होते हो तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप अलग अलग डिवीजन बना देते हो, फिर हर डिवीजन में जो है वहाँ पर फंक्शनल स्ट्रक्चर को आप अडॉप्ट करते हो। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है जो कि अलग अलग डिवीजन को कोऑर्डिनेट करता है, कॉस्मेटिक, मेडिसिन, गारमेंट, फुटवेयर। फिर उसके बाद कॉस्मेटिक के अंदर देखेंगे तो वहां पर फंक्शनल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर? फंक्शनल स्ट्रक्चर यानी कि वहां पर जो है फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, इस तरीके से। तो हर जो है डिवीजन के अलग अलग फंक्शनल स्ट्रक्चर है। कॉस्मेटिक का अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर है, मेडिसिन का अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर है, गारमेंट का अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर है, फुटवेयर का अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो फुटवेयर का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा वो गारमेंट के या फिर मेडिसिन या फिर कॉस्मेटिक के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फुटवेयर के लिए है। क्लियर? तो ये चीज डिविजनल स्ट्रक्चर कहलाती है। तो अपने अपने डिवीजन के लिए लोग यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी तरीके से अगर जियोग्राफिकल एरिया की बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है ऑनर होता है यानी प्रेसिडेंट होता है, फिर जो जनरल मैनेजर हो गया, क्लियर, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। फिर उसके बाद वो रीजन 1 नॉर्थ रीजन के लिए अलग डिवीजन क्रिएट कर दिया और साउथ रीजन के लिए अलग डिवीजन क्रिएट कर दिया। फिर नॉर्थ रीजन में उनका खुद का फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा, यानी कि उनका खुद का अपना मार्केटिंग, ऑपरेशन और फाइनेंस की टीम होगी। वहीं पर साउथ रीजन के लिए है तो उनका अपना मार्केटिंग, ऑपरेशन, फाइनेंस की टीम होगी। तो साउथ रीजन की मार्केटिंग की टीम साउथ रीजन की परफॉर्मेंस के लिए वहां पर जो रिस्पॉन्सिबल होगी और नॉर्थ रीजन की मार्केटिंग टीम नॉर्थ रीजन के लिए वहां पर रिस्पॉन्सिबल होगी। क्लियर? तो डिवीजन के बाद वहां पर फंक्शनल स्ट्रक्चर को यहाँ पर अडॉप्ट किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस तरीके से, इन दो तरीके से जो है वहां पर क्रिएट किया जा सकता है। फंक्शनल के बेसिस पे आप वहां पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप डिविजन्स यानी अलग अलग प्रोडक्ट के बेसिस पे जो है, या फिर जियोग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग जो है वहां पर आप डिविजन्स क्रिएट कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हो। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है वो 3 लेवल में डिवाइडेड है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपने पढ़ा है, तो टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में अलग अलग लेवल के कैटेगरी के एम्प्लॉइज होते हैं। जैसे टॉप मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर। मिडिल मैनेजमेंट में ब्रांच मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, यानी कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उनके मैनेजर। और लोअर लेवल में जो फोरमैन होते हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, जो कि
जो वर्कर होते हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। तो हर लेवल पर जो है अलग-अलग डिसीजन मेकिंग्स जो है वहाँ पर करने पड़ते हैं। यानी कि स्टेशनरी क्या मँगवाना है, कौन-सी मशीनरी परचेज़ करनी है, एक्सपेंशन करना है, नया ब्रांच खोलना है या फिर किस सप्लायर से जो रॉ मटेरियल परचेज़ करना है। तो बहुत टाइप के डिसीजन मेकिंग्स वहाँ पर करने होते हैं। तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग है, वो सिर्फ़ टॉप मैनेजमेंट लेता है। याद रहे कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो सभी डिसीजन मेकिंग है, चाहे वो स्टेशनरी मँगवाना हो, चाहे वो कौन से सप्लायर से रॉ मटेरियल मँगवाना है, कब मँगवाना है, किससे मँगवाना है, एक्सपेंशन करना है कि नहीं करना है, अगला ब्रांच कहाँ पर ओपन करना है, ये सारे के सारे डिसीजन मेकिंग सिर्फ़ टॉप मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज़ ही ले रहे हैं। यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर जनरल मैनेजर हैं, वही वो डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं। तो इसको कहते हैं सेंट्रलाइज़ेशन यानी कि केंद्रीकरण। यानी कि सुपरवाइज़र जो एग्ज़ैक्टली सुपरवाइज़र को जो काम परफ़ॉर्म करना है, जो चीज़ वर्कर सुपरवाइज़र से पूछेंगे, वो चीज़ भी सुपरवाइज़र को पहले टॉप मैनेजमेंट से पूछना पड़ता है, फिर उसके बाद सुपरवाइज़र वर्कर को बताता है। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, सेंट्रलाइज़ेशन है कि जो भी चीज़ है टॉप मैनेजमेंट है। वो वर्कर ने आया सुपरवाइज़र से बोला कि क्या हम जो है ये स्टेशनरी परचेज़ करवा सकते हैं? तो सुपरवाइज़र बोलता है नहीं, पहले मैं टॉप मैनेजमेंट से पूछूँगा फिर मैं तुमको परमिशन दूँगा। तो ये सेंट्रलाइज़ेशन कहलाता है। लेकिन वहीं पर वर्कर ने सुपरवाइज़र से बोला कि सर ये स्टेशनरी चाहिए और सुपरवाइज़र ने वहाँ पर डिसीजन ले लिया कि हाँ ठीक है, अब इस स्टेशनरी जाकर परचेज़ कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज़ेशन। जब डिसीजन मेकिंग जिसका जो काम है वो ले सकता है, तो उसको डिसेंट्रलाइज़ेशन कहते हैं। यानी कि सिर्फ़ टॉप मैनेजमेंट ही डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा, मिडिल मैनेजमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनका जो काम है वो अपने काम से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। लोअर मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो अपने काम को लेकर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज़ेशन। क्लियर? आप अपने स्कूल या फिर कॉलेज का भी वहाँ पर एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे डिसीजन मेकिंग जो कि आपके फैकल्टी या फिर जो टीचर्स हैं वही खुद ले लेते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे डिसीजन मेकिंग होते हैं जो कि आपके जिसके लिए आपको प्रिंसिपल के पास जाना पड़ता है, फिर डायरेक्टर के पास जाना पड़ता है। वहीं पर कुछ ऐसे डिसीजन मेकिंग होते हैं जिसके लिए आपको चेयरमैन के पास जाना पड़ता है। जैसे कि आपको कल के लिए छुट्टी चाहिए, तो आपके टीचर्स जो फैकल्टी होती है वो भी आपको अलाउ कर देते हैं। वहाँ पर वो डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं कि आपको जो है 1 दिन की छुट्टी है चाहिए, तो वो अलाउ कर देते हैं। वहीं पर अगर अगर आपको हफ्ते भर की छुट्टी चाहिए, तो वहाँ पर आपको प्रिंसिपल के या फिर डायरेक्टर के साइन करवाने पड़ते हैं। यानी कि अब डिसीजन मेकिंग कहाँ चलेगी? डायरेक्टर के पास चलेगी। वहीं पर अगर आपको जो है फीस में रिडक्शन करवाना है कि आपको फीस में छूट चाहिए, तो उस केस में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो चेयरमैन, कॉलेज के चेयरमैन के पास होती है। तो यानी कि अलग-अलग लेवल पे अलग-अलग एक्टिविटीज़ के लिए डिसीजन मेकिंग होता है, तो वो डिसेंट्रलाइज़ेशन है। लेकिन अब आपको 1 दिन की छुट्टी चाहिए और उस 1 दिन की छुट्टी के लिए भी आपको पहले टीचर से साइन करवाना है, फिर प्रिंसिपल से साइन करवाना है, फिर चेयरमैन से साइन करवाना है। तो ये जो है, ये सेंट्रलाइज़ेशन हो गया। यानी कि यहाँ पर जो फाइनल डिसीजन मेकिंग किसके अंदर है? वो चेयरमैन के हाथ है कि आपको 1 दिन की छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये सेंट्रलाइज़ेशन हो गया कि हर छोटी से छोटी बात के लिए भी आपको जो है टॉप मैनेजमेंट पे जाना पड़ रहा है। क्लियर? वहीं पर डिसेंट्रलाइज़ेशन क्या हो गया कि कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आपको जो है लोअर लेवल पे ही सॉल्व हो जाएँगी, कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको मिडल लेवल पे जाना होगा और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल पे होंगी। तो जब ऑल डिसीजंस मेकिंग ओनली एट टॉप लेवल, यानी कि सभी डिसीजन मेकिंग जो है वो सिर्फ टॉप लेवल पे होता है, तो उसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और जब हर लेवल के एम्प्लॉइज़, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज़ अपने अपने वर्क से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। क्लियर? यानी कि सुपरवाइजर अपने वर्क से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग ले सकता है, उसको टॉप मैनेजर से पूछने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंटल हेड है, वो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग ले सकता है, उसको टॉप मैनेजमेंट या फिर मिडिल मैनेजमेंट को पूछने की जरूरत नहीं है। हालांकि कम्युनिकेशन करना पड़ेगा कि उन्होंने ये डिसीजन मेकिंग लिया है, लेकिन परमिशन लेने की बार-बार वहाँ पर उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि नहीं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे वही होगा। नहीं, वहाँ पर अगर उनको लगता है तो वो खुद डिसीजन मेकिंग वहाँ पर ले सकते हैं। क्लियर? तो जब भी कोई भी डिसीजन मेकिंग सिर्फ टॉप मैनेजमेंट लेगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्किंग होनी है, उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग सिर्फ टॉप मैनेजमेंट लेगा, तो सेंट्रलाइजेशन। और अगर जिस भी डिपार्टमेंट का, जिस भी सुपरवाइजर का वो काम है, वो डिसीजन मेकिंग वहाँ पर ले सकता है, तो उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर? सो व्हेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज रिटेन्ड बाय हायर मैनेजमेंट लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज। जब जो डिसीजन मेकिंग होती है वो सिर्फ हायर मैनेजमेंट के लेवल के एम्प्लॉयज़ के पास ही होती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज होता है। और वहीं पर जब ये डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है ये डेलीगेट होती है, यानी कि ट्रांसफर होती है हर लेवल के एम्प्लॉय को, तो उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? तो सेंट्रलाइज्ड यानी कि केंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइज यानी कि विकेंद्रीकरण, या सेंट्रलाइज यानी कि एक ही जगह से डिसीजन मेकिंग होगा, डिसेंट्रलाइज यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग जो है वो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो डिसीजन मेकिंग होंगे, यानी कि जैसे कि नया ब्रांच ओपन करना है, तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है और ये वाइडर डिसीजन है, तो इसको जो है टॉप मैनेजमेंट ही लेगा। लेकिन हाँ, कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में, अकाउंटिंग में टैली यूज़ करनी है, टैली का कौन सा वर्जन यूज़ करना है, ये एक फाइनेंशियल मैनेजर जो है, फाइनेंस मैनेजर
मैनेजर जो है वो वहाँ पर डिसीजन मेकिंग ले सकता है। सुपरवाइजर किसी एम्प्लॉय को जल्दी छुट्टी देनी है या फिर स्टेशनरी मंगवाना है, तो सुपरवाइजर वहाँ पर डिसीजन मेकिंग ले सकता है, तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। लेकिन अगर एक एम्प्लॉय को आज जल्दी जाना है तो पहले टॉप मैनेजर से पूछा जाएगा, उसके बाद ही जो है परमिशन दिया जाएगा, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन वो सेंट्रलाइजेशन हुआ। क्लियर? तो सेंट्रलाइजेशन यानी कि जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सिर्फ हायर मैनेजमेंट के पास होती है, और डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी वो डेलीगेट होती है डिफरेंट लेवल पे, और टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो भी डिसीजन मेकिंग वहाँ पर कर सकते हैं, तो उसको हम डिसेंट्रलाइज्ड कहते हैं। तो एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकता है, उनको जो है बैलेंस बनाना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस वो सेंट्रलाइज ही होंगे, वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही ले पाएगा, वहीं पर कुछ जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग होती है वो डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो ले सकते हैं, और जो सुपरवाइजर से रिलेटेड है वो सुपरवाइजर ले सकते हैं। तो यानी कि कंप्लीटली सेंट्रलाइज भी नहीं होगा और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज भी नहीं होगा। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू लुइस एलन, इन्होंने क्या कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू सिस्टमैटिक एफर्ट टू डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट दैट व्हिच कैन बी एक्सरसाइज्ड एट सेंट्रल पॉइंट। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जब ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है उसको लोएस्ट लेवल तक आप डेलीगेट करते हो, ट्रांसफर करते हो, कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज हैं वो भी डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं उनके काम से रिलेटेड जो भी है, तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। क्लियर? लेकिन याद रहे कि एक्सेप्ट दैट व्हिच कैन बी एक्सरसाइज्ड एट सेंट्रल पॉइंट, यानी कि सभी डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकते हैं, वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है जो कि सिर्फ सेंट्रल लेवल पे यानी कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के लोग ही वहां पर ले सकते हैं। क्लियर? तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि जब आप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लोअर लेवल के एम्प्लॉय को भी दे देते हो, जाओ ठीक है जो तुम्हें सही लगता है वो तुम कर लेना, तो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन वहीं पर सेंट्रलाइजेशन क्या होगा कि नहीं, तुम अपनी वजह से कैसे कर लिए, तुमको पहले मुझसे पूछना चाहिए था, तो सेंट्रलाइजेशन। क्लियर? तो वहां पर आपने डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसी और को नहीं दी, सब अपने पास ही रखी है, कुछ भी डिसीजन होगा पहले आपसे पूछा जाएगा, आप बताओगे तब वो सामने वाला करेगा, तो दैट इज सेंट्रलाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, एवरीथिंग व्हिच गोज टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ सबऑर्डिनेट रोल इज डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि जब आपके सबऑर्डिनेट का रोल इंक्रीज हो रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो आपका सबऑर्डिनेट है वो भी डिसीजन मेकिंग ले सकता है। भाई डिसेंट्रलाइजेशन में आप क्या करते हो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हो, तो वहां पर क्या है कि जो आपका सबऑर्डिनेट है, जो लोअर लेवल के एम्प्लॉइज हैं, वो भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, तो उनकी इंपॉर्टेंस भी क्या होगी, बढ़ेगी। वरना नॉर्मली वर्कर को क्या लगता है कि वर्कर को लगता है कि सुपरवाइजर से क्या ही पूछे, उनके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, सीधे चलते हैं टॉप मैनेजमेंट के पास, तो सुपरवाइजर की वहां पर इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। लेकिन अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन करते हो, सुपरवाइजर भी वहां पर डिसीजन मेकिंग ले सकता है, तो इस केस में सुपरवाइजर की इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ेगी और वर्कर को लगेगा हाँ कि सुपरवाइजर भी वहां पर इंपॉर्टेंट है, वो भी डिसीजन मेकिंग लेता है। क्लियर? और एवरीथिंग दैट गोज टू रिड्यूस इट इज सेंट्रलाइजेशन, और जहां पर जो है सुपरवाइजर की वैल्यू नहीं होगी, जहां पर सबऑर्डिनेट की इंपॉर्टेंस कम होगी, उसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि सुपरवाइजर कोई डिसीजन मेकिंग ले ही नहीं सकता है, तो इनसे बात करना बेकार है, सीधे चलते हैं टॉप मैनेजमेंट की बात, वहां पर सुपरवाइजर की जो वहां पर वैल्यू है, जो रोल है, वो इंपॉर्टेंस है वो डिक्रीज हो जाती है। तो सेंट्रलाइजेशन में सबऑर्डिनेट की इंपॉर्टेंस कम होती है और डिसेंट्रलाइजेशन में सबऑर्डिनेट्स की इंपॉर्टेंस इंक्रीज होती है। तो ये हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग है, और ये जनरली चीज भी है कि बट ऑब्वियस बात है कि अगर किसी के पास अथॉरिटी होगी तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, किसी के पास अथॉरिटी नहीं होगी तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रहती है वहां पर। क्लियर? तो इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर लें तो सबसे पहली चीज कि डेवलप इनिशिएटिव अमॉन्ग सबऑर्डिनेट। भाई जब सबऑर्डिनेट को आप वहां पर अथॉरिटी दोगे कि वो डिसीजन मेकिंग ले सकता है, तो अब वो क्या करेगा, वो इनिशिएट करेगा, वो जो है एक्टिव होगा और जो है सही तरीके से डिसीजन मेकिंग लेगा। व्हेन लोअर मैनेजरियल लेवल आर गिवन फ्रीडम टू टेक देयर ऑन डिसीजंस, दे लर्न टू डिपेंड ऑन देयर ऑन जजमेंट। अब क्या होगा कि वो खुद इनिशिएट करेंगे, खुद जो है पहले से ही तैयार हो जाएंगे कि हाँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लियर? डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। अब यहाँ पर क्या है कि अब आपने सबऑर्डिनेट को जो है वहाँ पर फ्रीडम दे दी कि हाँ वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, उनके अंदर भी मैनेजरियल टैलेंट आएगा, और फिर इन फ्यूचर अगर आपको कभी टॉप मैनेजमेंट पे किसी इंप्लॉय की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप उस इंप्लॉय को जिसको आपने वहाँ पर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दी थी उसको जो है वहाँ पर यूज कर सकते हो। तो गिव्स देम अ चांस टू प्रूव देयर abilities and creates a reservoir of qualified manpower who can be considered to fill up more challenging positions through promotion। तो कभी अगर इन फ्यूचर आपको जो है टॉप मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट में एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है, तो आप लोअर लेवल के मैनेजमेंट के एम्प्लॉय को जिसको आपने फ्रीडम दे रखी थी, जिसको आपने वहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो है वहाँ पर अथॉरिटी दे रखी थी, तो उसको आप इन फ्यूचर जो है उसको यूज कर सकते हो, प्रमोट करके मिडिल मैनेजमेंट या फिर टॉप मैनेजमेंट पे लेके जा सकते हो। ये कब होगा, जब आप उसकी एबिलिटी और उसकी जो है स्किल्स को जानते हो, और उसकी एबिलिटी उसकी स्किल्स को जानने के लिए
उसको आपको जो है वहाँ पर अथॉरिटी देनी पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट है क्विक डिसीजन मेकिंग। भाई यहाँ पर आसानी से और बहुत जल्दी से डिसीजन मेकिंग हो सकती है अगर आप डेलीगेशन करते हो या डिसेंट्रलाइजेशन करते हो। कैसे? कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन किया है, सुपरवाइजर भी डिसीजन मेकिंग ले सकता है, तो छोटे-मोटे जो भी टास्क होंगे उसको उसके लिए वर्कर को सुपरवाइजर से परमिशन लेनी है, सुपरवाइजर वहाँ पर डिसीजन मेकिंग लेगा और वहाँ पर काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा तो वर्कर पहले सुपरवाइजर से पूछेगा, सुपरवाइजर अपने ऊपर वाले बॉस से पूछेगा, वो बॉस जो है टॉप मैनेजमेंट पे जाएगा, टॉप मैनेजमेंट जब परमिशन देगा उसके बाद फिर वो जो है मिडिल मैनेजमेंट के पास आएगा वो परमिशन, फिर सुपरवाइजर के पास परमिशन आएगा, फिर सुपरवाइजर वर्कर को बताएगा। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग क्विक नहीं होगी, यहाँ पर टाइम टेकिंग होगी अगर सेंट्रलाइजेशन होगा। लेकिन अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो क्विक डिसीजन मेकिंग होगी। वर्कर ने कुछ प्रॉब्लम आई, सुपरवाइजर के पास गए, सुपरवाइजर ने वहाँ पर डिसीजन ले लिया, तो क्विक डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइजेशन के केस में। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, यहाँ पर बट ऑब्वियस सी बात है कि अब हर छोटी-छोटी बात के लिए आपको टॉप मैनेजमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर डिसेंट्रलाइजेशन है। जो सुपरवाइजर है, जो उसको मैनेज कर रहा है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वही वहाँ पर डिसीजन मेकिंग लेके जो है कॉम को सॉल्व कर सकता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट को जो है वहाँ पर आसान हो जाएगा। अब वो जो है जो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है उस पे ही फोकस कर सकते हैं। डेली डिसीजन मेकिंग जो डेली टास्क है उसके लिए डिसीजन मेकिंग के लिए टॉप मैनेजमेंट के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से फैसिलिटेट ग्रोथ। भाई बट ऑब्वियस बात है कि जब हर डिपार्टमेंट अपना-अपना काम अच्छे से परफॉर्म कर रहा होगा और सही तरीके से परफॉर्म कर रहा होगा और देखिए सुपरवाइजर को एग्जैक्टली पता है कि वर्कर्स को कैसे डील करना है। अब वर्कर की प्रॉब्लम को लेकर टॉप मैनेजमेंट के पास जाओगे तो टॉप मैनेजमेंट उतने अच्छे से डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि सुपरवाइजर डायरेक्टली कांटेक्ट में है वर्कर से, तो सुपरवाइजर सही डिसीजन मेकिंग ले सकता है। तो अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन करोगे तो जो जिसका काम होगा उससे रिलेटेड वो सही डिसीजन मेकिंग लेगा, तो इससे ग्रोथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अलाउज टू फंक्शन इन अ मैनर बेस्ट suited to their department and foster a sense of competition amongst the डिपार्टमेंट। क्लियर? तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, बेनिफिट है कि इनिशिएटिव जो है सबऑर्डिनेट के अंदर डेवलप होगा, टैलेंट जो है मैनेजर टैलेंट आप फ्यूचर के लिए डेवलप करते हो, क्विक डिसीजन मेकिंग होगा, टॉप मैनेजमेंट को वहाँ पर जो है वर्कलोड कम होगा और ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट का वहाँ पर होगा। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। सपोज कि आपके कॉलेज में आपके डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज की जानी है और इसकी रिस्पांसिबिलिटी आपके डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एचओडी होते हैं, उनको दी गई है। तो अब वो क्या जो भी फ्रेशर पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में जो भी डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने होते हैं, क्या वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर पाएंगे? क्योंकि वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं तो उनको फ्रेशर पार्टी भी ऑर्गेनाइज करनी है, साथ ही साथ उनको लेक्चर्स भी लेने होंगे और अदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उसको भी कंडक्ट करना होगा। तो क्या ये सारे काम वो अकेले परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज कराना है कि वो टास्क को क्या करेंगे, अलग अलग लोगों में असाइन कर देंगे। यानी कि रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट जो है मिस्टर एक्स कर लेंगे, जो डेकोरेशन का अरेंजमेंट है वो मिस्टर वाई कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या करते हैं, वो टास्क को जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी दूसरे पर्सन को। अब उनके अंडर जो काम कर रहे होंगे वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, तो उस डिपार्टमेंट में जो अदर फैकल्टीज होंगे उनको जो है उन्होंने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया कि जो मिस्टर एक्स सर हैं वो जो है डेकोरेशन का देख लेंगे, मिस्टर वाई सर हैं वो डांस का प्रोग्राम देख लेंगे, मिस्टर जेड सर हैं वो जो है कुछ और रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट देख लेंगे। तो इस तरीके से जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है वो अलग अलग टास्क को अलग अलग फैकल्टीज़ में डिवाइड कर देता है और फिर फाइनली जो है वो एक अच्छे से फ्रेशर पार्टी जो है वहाँ पे ऑर्गेनाइज की जा सकती है। तो जब भी कोई मैनेजर या फिर सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कोई भी टास्क असाइन करता है तो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी अथॉरिटी, जो भी पावर होता है वो भी जो है डेलीगेट की जाता है, वो भी ट्रांसफ़र किया जाता है अपने सबऑर्डिनेट को सुपीरियर द्वारा। तो उसी को हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। तो यही कहने का मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल हो वो सारे काम अकेले परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो इसलिए वो क्या करता है, अपने टास्कों को असाइन करता है किसी दूसरे पर्सन को। यानी कि जो सुपीरियर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट को जो है वहाँ पे टास्क को असाइन करेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, डेलीगेशन कहते हैं। डेलीगेशन रिफर्स टू दी डाउनवर्ड ट्रांसफ़र। हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी कि फ्रेशर पार्टी को ऑर्गेनाइज कराएं, तो उन्होंने क्या किया कि जो हेड उस डिपार्टमेंट में जो अदर फैकल्टीज़ थी, हेड एचओडी के नीचे जो अदर फैकल्टीज़ होते हैं उनको जो है उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया कि आप रिफ्रेशमेंट का, आप डेकोरेशन का, आप जो है किसी दूसरे टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड डाउन डेलीगेशन। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू ए सबऑर्डिनेट। तो जब एक सुपीरियर यानी कि एक हाई लेवल पे बैठा हुआ एम्प्लॉय अपने लोअर लेवल एम्प्लॉय को जो है टास्क को ट्रांसफ़र करता है, अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफ़र करता है, तो उसी को हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। डेलीगेशन यानी अंतरण, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी यानी अधिकार। तो जो फंक्शन को ऑर्गेनाइज कराने का जो अधिकार एचओडी का था, अब वो अधिकार जो है उसमें हमने रिक्रिएशन के लिए किसी और को दे दिया, हमने जो है डेकोरेशन के लिए किसी और को दे दिया। तो दैट इज़ कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्लियर?
तो डेलीगेशन क्या हो गया? डेलीगेशन एक ऐसा प्रोसेस हो गया जहाँ पर आप जो है टास्क को शेयर कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, जो भी आपको टास्क था आपने उसको क्या किया, शेयर कर लिया अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। फिर सबऑर्डिनेट्स ने वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करके आपके टास्क को कंप्लीट कर लिया। तो अब जो है एचओडी जो है वो अपने अदर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हो गए या टीचिंग टास्क हो गए उसको भी परफॉर्म कर लेगा, और साथ ही साथ वहाँ पर जो है उसका तीसरा जो टास्क था कि फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज करानी थी वो भी जो है वो परफॉर्म हो जाती थी। क्या हो गया? ये प्रोसेस हो गया जहाँ पर आप टास्क को शेयर करते हैं। क्यों करते हैं? टू लेसन द बर्डन ऑफ द मैनेजर। जो मैनेजर होता है उसके बर्डन को कम करने के लिए आप जो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो मैनेजर होते हैं, जो हायर लेवल अथॉरिटी पे होते हैं, उनके बर्डन को कम करने के लिए उनको ये पावर दी जाती है कि वो अपने टास्क को, अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट को। यानी कि वो अपने पास, उनके पास जैसे 4-5 काम हैं तो उसमें से उनके पास बर्डन हो गया तो एक काम को किसी अपने सबऑर्डिनेट को वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं अथॉरिटी के साथ। तो दैट इज़ कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अलग अलग डिफिनेशन दिए गए हैं। तो डेलीगेशन को डिफाइन किया है लुइस एलन ने। लुइस एलन ने क्या कहा कि डेलीगेशन इज द प्रोसेस अ मैनेजर फॉलोज इन डिवाइडिंग द वर्क असाइंड टू हिम सो दैट ही परफॉर्म दैट पार्ट विच ओनली ही कैन परफॉर्म इफेक्टिवली एंड सो दैट ही कैन गेट अदर्स टू हेल्प विथ व्हाट रिमेन्स। तो डेलीगेशन क्या हो गया? डेलीगेशन एक ऐसा प्रोसेस हो गया जहां पर मैनेजर क्या करता है कि उसको जो भी टास्क असाइन किए गए हैं वो जो है डिवाइड कर देता है अपने सबऑर्डिनेट्स के बीच में, जिससे कि वो मैनेजर जिस काम को अच्छे से परफॉर्म कर सकता है उसको वो अच्छे से परफॉर्म कर ले, और जो बाकी बचता है उसमें दूसरे की मदद ले ले। तो दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। क्लियर? डेलीगेशन यानी कि ट्रांसफर करना अपने टास्क को, अपने असाइनमेंट को। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसी तरीके से थियो हैमन ने जो है डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेयरली मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में जो मैनेजर होता है वो ग्रांट करता है, परमिशन देता है। अथॉरिटी किसको देता है? अथॉरिटी सबऑर्डिनेट्स को देता है, जिससे कि वो जो है कोई काम परफॉर्म कर सके। तो जो डेलीगेशन है, डेलीगेशन करने से जो हाई प्रायोरिटी के टास्क होते हैं उसको मैनेजर को परफॉर्म करने में आसानी होती है। इनेबल्स अ मैनेजर टू यूज हिज टाइम ऑन हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज़। तो उससे जब आप डेलीगेट कर दोगे, आपके पास जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क थे, जो भी असाइनमेंट्स थे, आपने उसको क्या किया? अपने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट कर दिया। तो अब आपके पास टाइम बचेगा। तो जो हाई प्रायोरिटी के टास्क होंगे आप उनको परफॉर्म कर लोगे। जो बाकी टास्क थे उसको आपने डेलीगेट कर दिया, वो कोई और जो है आपका सबऑर्डिनेट परफॉर्म कर देगा। क्लियर? It satisfies the subordinates' need for recognition and provides them with opportunities to develop and exercise initiative। तो अब जब मैनेजर जो है अपने टास्क को डेलीगेट करता है अपने सबऑर्डिनेट को, तो सबऑर्डिनेट के पास भी मौका रहता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को शो कर सके। क्लियर? उसको रिकॉग्नाइज मिल सके। यानी कि अगर किसी बच्चे ने अच्छा डांस परफॉर्म किया या फिर फ्रेशर पार्टी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुई, तो वहाँ पर एचओडी की तारीफ के साथ साथ जो जिन लोगों ने इन्वॉल्व थे उसको ऑर्गेनाइज करने में, रिफ्रेशमेंट में या फिर डांसिंग प्रोग्राम में या फिर जो है उसके डेकोरेशन में, तो उनको भी रिकॉग्निशन मिलता है कि इन्होंने जो है डेकोरेशन किया था, इन्होंने जो है डांस प्रोग्राम किया था, इन्होंने जो है रिफ्रेशमेंट के अरेंजमेंट किया था, तो उससे उनको भी रिकॉग्निशन मिलता है। तो डेलीगेशन से जो है आप अपने सबऑर्डिनेट को भी रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं और साथ ही साथ उनको इनिशिएट करने में हेल्पफुल हो सकता है। उनको एक तरीके से ट्रेनिंग भी मिल जाती है। द मैनेजर शैल स्टिल बी अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द असाइंड टास्क। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है तो जो मैनेजर डेलीगेट कर रहा है अपने टास्क को, अपने असाइनमेंट को अपने सबऑर्डिनेट को, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो अब अकाउंटेबल नहीं होगा। अकाउंटेबल यानी कि जवाबदेही अभी भी एचओडी की ही होगी। यानी कि एचओडी का ही टास्क था, एचओडी का ही असाइनमेंट था कि उसको फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज करानी है। तो अगर कहीं पे कोई गड़बड़ी होती है तो अकाउंटेबिलिटी एचओडी की ही होगी। यानी कि डायरेक्टर अगर पूछता है या फिर कॉलेज का मैनेजमेंट पूछता है तो एचओडी को ही जवाब देना पड़ेगा। क्लियर? आपने डेलीगेट कर दिया है वो अलग चीज़ है, लेकिन आपकी जवाबदेही रहेगी ही, मैनेजर की जवाबदेही वहाँ पे रहती है। द अथॉरिटी ग्रांटेड टू अ सबऑर्डिनेट कैन बी टेकन बैक एंड रीडेलीगेटेड टू अनदर पर्सन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी अथॉरिटी दी गई होती है किसी भी पर्सन को, अगर वो गलत कर रहा है तो आप उससे वापस ले लीजिए उस अथॉरिटी को और फिर वो किसी और पर्सन को डेलीगेट कर दीजिए। जैसे कि आपने पुलिस केस में अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई केस आता है तो वहाँ पर किसी इंस्पेक्टर को असाइन कर दिया जाता है वो केस, लेकिन अगर वो इंस्पेक्टर उस केस को सही से सॉल्व नहीं कर रहा होता है तो फिर वो केस किसी और को जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, किसी और को वो केस डेलीगेट कर दिया जाता है। तो डेलीगेशन ऑफ
अथॉरिटी। क्लियर। अब यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन की बात कर लें तो डेलीगेशन में 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो अथॉरिटी यानी कि अधिकार, यानी कि जो पावर होते हैं, यानी कि जब भी आप डेलीगेट करते हैं अपने टास्क को किसी थर्ड पर्सन को या अपने सबॉर्डिनेट को, तो वहाँ पे आप जो है अथॉरिटी को भी डेलीगेट करते हैं, यानी कि उसको पावर भी देते हैं। आपने उसको काम तो दे दिया लेकिन आपने उसको पावर नहीं दिया, तो फिर क्या वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अथॉरिटी का ट्रांसफर होना, डेलीगेशन होना जरूरी होता है। अथॉरिटी रिफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबॉर्डिनेट्स एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। तो अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया? राइट टू गिव कमांड टू सबॉर्डिनेट्स, अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देने का अधिकार ही अथॉरिटी कहलाता है। अथॉरिटी ऑल्सो रिफर्स टू द राइट टू टेक डिसीजन इनहेरेंट इन अ मैनेजरियल पोजीशन टू टेल पीपल व्हाट टू डू एंड एक्सपेक्ट देम टू डू इट। तो अथॉरिटी क्या हो गया? अथॉरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजन। जैसे एचओडी है तो एचओडी के पास ये अथॉरिटी था कि वो किससे काम करवाए, किससे रिक्रिएशन का, किससे जो है डेकोरेशन का, किससे जो है डांसिंग का जो है काम करवाए, ये उसके पास अथॉरिटी है और वो ये डिसाइड करेगा कि कौन कौन सा काम करने वाला है। तो दैट इज अथॉरिटी। अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अथॉरिटी कहाँ से फ्लो करती है? टॉप टू बॉटम। जो हाई लेवल पे होगा उसके पास उतनी ज़्यादा अथॉरिटी होगी और जो लोअर लेवल पे होगा, जो सबऑर्डिनेट होगा, उसके पास उतनी ही कम अथॉरिटी होती है। तो अथॉरिटी जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो करती है। मैनेजर ही तो अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देगा और अब सबऑर्डिनेट अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देगा, तो ये टॉप टू बॉटम फ्लो करती है। क्लियर। इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब कोई मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को कोई टास्क जो है वो असाइन करता है तो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसको वो अथॉरिटी भी देता है, यानी कि पावर भी डेलीगेट करता है। अब जब उसको अथॉरिटी मिल जाती है, टास्क मिल जाता है, तो अब उस सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उत्तरदायित्व बनता है कि वो उस टास्क को कंप्लीट करे। यानी कि जब किसी पर्सन के पास अथॉरिटी होती है तो उसके पास कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। यानी कि आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए और अथॉरिटी मत दीजिए तो भी बेकार है, और अथॉरिटी दे दीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दीजिए तो भी वो बेकार है। तो अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से ही आती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गया? एक ऑब्लिगेशन हो गया, जिम्मेदारी हो गई कि जो भी आपको ड्यूटी असाइन की है आप उसको परफॉर्म करिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये अपवर्ड फ्लो करता है, यानी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मैनेजर के लिए होती है, यानी कि ए सबऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। एक सुपीरियर के लिए सबऑर्डिनेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बॉटम टू अपवर्ड हो गई, वहीं पे जो अथॉरिटी थी वो टॉप टू बॉटम थी। क्लियर। व्हेन एन एम्प्लॉय इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ जॉब ही मस्ट ऑल्सो बी गिवन द डिग्री ऑफ अथॉरिटी नेसेसरी टू कैरी इट आउट। तो जब भी किसी इंसान को, किसी भी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो यहाँ पे उसको उसके अकॉर्डिंग अथॉरिटी भी देनी चाहिए, तभी वो अपने टास्क को परफॉर्म कर पाएगा। क्लियर। अब आपको जो है बोल दिया गया कि आपको इस केस को डील करना है, और लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी गई कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करिए, लेकिन आपको जो है वो पावर, वो अथॉरिटी नहीं दी जाती है, तो आप उस केस को आसानी से डील नहीं कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी वहाँ पे, यानी कि पावर भी दी जाती है। इफ़ अथॉरिटी ग्रांटेड इज मोर देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी इट मे लीड टू मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। यानी कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे ज़्यादा आपको अथॉरिटी दे दी जाए तो इससे जो है आप अथॉरिटी का मिसयूज़ कर सकते हैं। एंड इफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू इज़ मोर देन अथॉरिटी इट मे मेक अ पर्सन इनइफेक्टिव। वहीं पे वाइस वर्सा है कि अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी जाए, अथॉरिटी आपको कुछ न दी जाए, तो इससे फिर आप अपना टास्क भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है यहाँ पे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्विवेलेंट होनी चाहिए, यानी कि बराबर में होनी चाहिए। जिस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको अथॉरिटी दी जानी चाहिए, और जिस तरीके की अथॉरिटी आपने दी है उस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देनी चाहिए। ना ही अथॉरिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, दोनों ही बैलेंस रखना है। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन है दैट इज अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही। तो यहाँ पे जब आप किसी को टास्क असाइन करते हो, आप जो है उसको डेलीगेट करते हो, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, तो अब उसकी अकाउंटेबिलिटी यानी कि अब उसकी जवाबदेही भी उस टास्क के लिए बनेगी। आपने जिसको भी डेकोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होगी उसकी जिम्मेदारी बनेगी कि वो डेकोरेशन का काम कंप्लीट करे, और अगर वो जो है काम नहीं कंप्लीट करता है तो उसकी जिम्मेदारी बनेगी, उसकी जवाबदेही बनेगी, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अकाउंटेबिलिटी इंप्लाइज बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम। फाइनल आउटकम क्या आया है उसकी जवाबदेही ही अकाउंटेबिलिटी कहलाता है। वंस अथॉरिटी हैज़ बीन डेलीगेटेड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्टेड वन कैन नॉट डिनाई अकाउंटेबिलिटी। यानी कि एक बार आपको डेलीगेट कर दिया गया अथॉरिटी और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई और आपने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, तो फिर अब जो है आप अकाउंटेबिलिटी से भाग नहीं सकते हो। यानी कि अगर डेकोरेशन का काम कंप्लीट नहीं हुआ तो अब आपकी ही अकाउंटेबिलिटी है कि आप बताइए कि क्यों नहीं काम कंप्लीट हुआ। इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड एंड फ्लोज अपवर्ड। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी को आप डेलीगेट नहीं कर सकते,
सकते हो, लेकिन ये अपवर्ड फ्लो करता है। अपवर्ड फ्लो करता है यानी कि सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जो है ये फ्लो करता है। ए सबऑर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू अ सुपीरियर फॉर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। तो एक सबऑर्डिनेट हमेशा अकाउंटेबल होगा अपने सुपीरियर को कि वो अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अकाउंटेबिलिटी भाई, आपके मैनेजर ने आपको जो है कोई टास्क असाइन किया है, उसके लिए उसने अथॉरिटी भी आपको डेलीगेट की, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी हो गई, तो अब आप उसके लिए अकाउंटेबल भी होंगे। आप ही की जवाबदेही होगी कि वो काम कंप्लीट हुआ तो अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, वो सारी जवाबदेही उस सबॉर्डिनेट की होगी। तो सबॉर्डिनेट इज अकाउंटेबल फॉर सुपीरियर। तो यही 3 एलिमेंट होते हैं डेलीगेशन के, दैट इज अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी जब आप किसी को देते हैं तो उसके साथ साथ आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देंगे, और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली तो वहाँ पे उसकी अकाउंटेबिलिटी भी बनती है। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो गया कि यहाँ पे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ टू सबॉर्डिनेट, यानी कि जब आप डेलीगेट करते हो अथॉरिटी को तो वहाँ पे आप उसको कोई ना कोई ड्यूटी जो है सबॉर्डिनेट को असाइन करोगे, उसके बाद अथॉरिटी जो है उसको ट्रांसफ़र कर दोगे, वो जो है उस असाइनमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा सबॉर्डिनेट, और फिर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। जब आप किसी को कोई टास्क असाइन करोगे, अथॉरिटी दोगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी और वो अकाउंटेबिलिटी भी वहाँ पे इम्पोज हो जाती है। क्लियर? तो अगर हम कंक्लूड करें तो यहाँ पे क्या हो गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपने किसी को अथॉरिटी डेलीगेट की है तो वहाँ पे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, और जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो कहीं ना कहीं उसकी अकाउंटेबिलिटी भी वहाँ पे बनेगी। दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सपोज कि ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय की कंप्लेन आती है, देयर वाज अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ एम्प्लॉय। तो वहाँ पर क्या हुआ कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एमडी थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय जो है वो क्रिएट किया, एक ग्रुप क्रिएट किया जहाँ पर उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट से एक एम्प्लॉय को लिया, एचआर डिपार्टमेंट से एक एम्प्लॉय को लिया, एक एम्प्लॉय यूनियन या फिर एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव को लिया, और एक मैनेजमेंट से जो है टॉप मैनेजमेंट से एक एम्प्लॉय को वहाँ पर रखा, और उन्होंने इनका जो है एक ग्रुप बना दिया। और ये ग्रुप को क्या कहा कि आप जो है इन्वेस्टिगेट करिए और रिपोर्ट प्रेजेंट करिए कि एम्प्लॉय ने क्या किया था, वो गिल्टी है कि नहीं गिल्टी है, क्या उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ों का वहाँ पर आप जो है इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट दीजिए एमडी को। क्लियर? तो ये जो ग्रुप बनाया गया है, इसी को क्या कहा जाता है? कमिटी कहा जाता है। द ग्रुप फॉर्म इज कॉल्ड अ कमिटी, यानी कि समिति। तो कमिटी क्या हो गया? द कमिटी आर द एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पीपल हु कम टूगेदर टू एनालाइज, इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस द इशूज ऑफ कंसर्न एंड रीच टू द फाइनल कंक्लूजन। तो वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर जो है एम्प्लॉय के अगेंस्ट कंप्लेन आया, तो उस कंप्लेन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसके लिए जो भी प्रॉपर डिसीजन लेना है, उसके लिए वहाँ पर क्या हुआ कि अलग अलग डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय को बुलाकर उनका एक ग्रुप क्रिएट कर दिया गया। तो वही चीज़ क्या होती है? कमेटी होती है। क्लियर? सम टाइम हम इनको बोर्ड, कमीशन, टास्क फोर्स या फिर टीम के रूप में बुलाते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। तो कमिटी या फिर कमीशन या फिर बोर्ड, टास्क फोर्स, टीम, किसी भी नाम से हम इसको बुला सकते हैं। तो यह है एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पीपल हु कम टूगेदर टू एनालाइज, इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस द इशूज ऑफ कंसर्न एंड रीच टू द फाइनल conclusion. The committee is required to deal only with those problems that are assigned to it and cannot act on the activities which are beyond the defined jurisdiction. यानी कि जिस पर्पज के लिए कमेटी बनाई गई है उसी पर्पज को जो है कमेटी डील करेगी, उसके अलावा किसी दूसरे मैटर में अपना हाथ नहीं डालेंगे। क्लियर? तो आपको जो है एम्प्लॉय के इन्वेस्टिगेट, एम्प्लॉय के अगेंस्ट कंप्लेन आई थी उसको इन्वेस्टिगेट करना है, तो आपको जो है सिर्फ उसी पर फोकस करना है उस कमेटी को, बाकी आपको दूसरे प्रॉब्लम पर वहाँ पर फोकस नहीं करना है। क्लियर? जैसे कि और अलग अलग टाइप की कमिटीज़ यहाँ पर बनाई जा सकती हैं। फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फाइनेंस कमेटी, बजट से रिलेटेड आपको जो है वहाँ पर कुछ सुझाव चाहिए तो बजट कमेटी बना दीजिए, वेलफेयर कमेटी बना सकते हैं, मार्केटिंग कमेटी, ग्रेवियांस रिड्रेसल कमेटी। हर जगह होता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी ग्रेवियांस है, तो आप इस कमेटी के पास जाकर अपनी ग्रेवियांस को वहाँ पर बता सकते हैं। वहाँ पर जो है आपको सजेशंस दिए जाएंगे, सुझाव दिए जाएंगे, या फिर मैनेजमेंट को बताया जाएगा कि वो क्या चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर? अब इस कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं वो अलग से कहीं से नहीं आएंगे, बल्कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उसी में से उठाकर जो है आप एक ग्रुप बना देते हो, कमेटी बना देते हो, और वो जो है जो भी उनको टास्क दिया जाता है उसको परफॉर्म करते हैं। यानी कि ये जो मेंबर्स हैं इनके पास कमेटी का जो टास्क है उसको कंप्लीट करने के अलावा बाकी भी टास्क होते हैं जिनको उनको कंप्लीट करना होता है। जैसे कि आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से एक एम्प्लॉय को लाया, तो अब वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में ऑलरेडी कोई ना कोई काम कर रहा होगा, अब उसके साथ साथ उसको जो कमेटी का काम है उसको भी करना होगा। तो मेंबर्स इन अ कमेटी हैव अदर ड्यूटीज टू परफॉर्म एंड दे नॉर्मली वर्क फॉर पार्ट टाइम बेसिस। तो कमेटी में जो है वो पार्ट टाइम होते हैं, फुल टाइम
टाइम उनके डिपार्टमेंट पे काम होता है। कमिटी में प्रोवाइड रिकमेंडेशन और जस्ट ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। तो कमिटी क्या करती है, वो अपने मैनेजमेंट को रिकमेंडेशन देती है या फिर इन्फॉर्मेशन उनको देती है, बाकी उसको मानना है कि नहीं मानना है वो मैनेजमेंट का फाइनल डिसीजन होता है। तो मैनेजमेंट ने जिस पर्पज़ के लिए कमिटी बनाई होती है, वो अपना पर्पज़ सॉल्व करके वो रिपोर्ट दे देते हैं मैनेजमेंट को, फिर फाइनल डिसीजन मैनेजमेंट लेती है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, यहाँ पर क्या होता है कि अलग-अलग इंटरेस्ट ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन होता है। भाई कमिटी में किसी एक डिपार्टमेंट से ही सारे एम्प्लॉय को नहीं रखते हैं। कमिटी में अलग-अलग लोग होते हैं और अलग-अलग डिपार्टमेंट से अलग-अलग जो एरिया को रिप्रेजेंट करने वाले लोग वहाँ पर कमिटी में होते हैं। जैसा कि आजकल आप देखते होंगे कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई हड़ताल होता है, तो वहाँ पर सरकार एक कमिटी बना देती है। उस कमिटी में अलग-अलग लोगों जो है वो शामिल होते हैं और फिर वो जो है रिपोर्ट इन्वेस्टिगेट करके अपना रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को देते हैं, फिर गवर्नमेंट फाइनल डिसीजन वहाँ पर लेती है। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग या नीड के अकॉर्डिंग जो है अलग-अलग टाइप की कमिटीज़ हो सकती हैं। जैसे कि एक कमिटी दैट प्रोवाइड गाइडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल टू अ प्रोजेक्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम स्टीयरिंग कमिटी कहते हैं। स्टीयरिंग जैसे गाड़ी गाड़ी को चलाने के लिए स्टीयरिंग होता है ना, जो कि डायरेक्शन देता है कि अगर आपको लेफ्ट मुड़ना है तो आपने स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमा दिया। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, उनको गाइड करने के लिए, उनको डायरेक्ट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए जो कमिटी होती है, उसको हम स्टीयरिंग कमिटी कहते हैं। इसी तरीके से एक ग्रुप फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ नॉमिनेटिंग कैंडिडेट फॉर ऑफिस और द बोर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम नॉमिनेटिंग कमेटी कहते हैं। यानी कि अगर आपके यहाँ पे कोई वैकेंसी है या फिर बोर्ड में किसी मेंबर की वैकेंसी है, उस बोर्ड में मेंबर बनने के लिए आपको नॉमिनेशन चाहिए, तो आप नॉमिनेटिंग कमेटी के पास जाएंगे। नॉमिनेटिंग कमेटी जो है वो नॉमिनेट करेगी कि उस बोर्ड का कौन मेंबर बन सकता है। इसी तरीके से एक कमेटी टू एकम्प्लिश ए पर्टिकुलर टास्क और टू ओवरसी ए स्पेसिफिक एरिया इन नीड ऑफ कंट्रोल और ओवरसाइट, उसको हम स्पेशल कमेटी कहते हैं। यानी कि कोई अचानक से स्पेशल प्रॉब्लम आ गई जिसके लिए आपने अलग से कोई कमेटी नहीं बनाई है, तो उसके लिए आप जो है आप स्पेशल कमेटी बना देते हैं। तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग अलग-अलग कमिटीज़ बन सकती है। तो कमिटी कुछ नहीं है, ये ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज़ होते हैं जो कि डिफरेंट एरिया से होते हैं, जो एक साथ आते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज़ करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, डिस्कस करते हैं और एक फाइनल कंक्लूजन पर आते हैं रिकमेंडेशन के साथ। तो यही कमिटी होती है। बात कर लें कि डिपार्टमेंटेशन क्या होता है, तो डिपार्टमेंटेशन नाम से क्लियर है कि डिपार्टमेंट व्हिच कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय हु कैरी आउट एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर। डिपार्टमेंट किसको कहते हैं, एक डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट में कुछ लोग होते हैं, वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं जो कि सिमिलर टाइप का होता है। जैसे कि आपके कॉलेज में होता है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। तो ये क्या है, वहाँ पे कुछ लोग होते हैं, कुछ फैकल्टीज होते हैं, कुछ स्टूडेंट जो कि एक टाइप के नेचर को वर्क को परफॉर्म करते हैं। तो डिपार्टमेंटेशन या डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन इंटरप्राइज इनटू सेवरल यूनिट फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल लेवल। तो डिपार्टमेंटेशन का मतलब ये होता है कि ग्रुप कर देना एक्टिविटीज़ को अलग अलग यूनिट्स में, ताकि इजीली से एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके सभी लेवल पे। तो इट डिटरमाइन द फंक्शन एक्टिविटीज़ विच आर टू बी हाउस्ड टुगेदर। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग एक्टिविटीज़ को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, डिटरमाइन करते हैं और उसको कोऑर्डिनेट करते हैं सेम प्लेस पे। फर्दर इट ग्रुप्स द पर्सनल हु विल अंडरटेक द डेलीगेटेड फंक्शन। तो पहले तो एक्टिविटी को एक डिपार्टमेंट में क्लियर करते हैं जो कि रिलेटेड एक्टिविटी, उसके बाद उसको हैंडल करने के लिए हम एम्प्लॉय को भी डेलीगेट कर देते हैं वहाँ पे, ताकि वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके। तो ऑब्जेक्टिव क्या है डिपार्टमेंटलाइजेशन का, तो टू स्पेशलाइज एक्टिविटीज़ को स्पेशलाइज करना, यानी कि वो डिपार्टमेंट सिर्फ उसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस एंड ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू मेंटेन कंट्रोल को मेंटेन। डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज रिजल्ट इन द इंक्रीज इन इफिशियंसी ऑफ द मैनेजमेंट। डिपार्टमेंट क्रिएट करने से क्या होता है कि इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट जो है इंक्रीज हो जाती है, एंड अल्टीमेटली द एंटरप्राइज, यानी एंटरप्राइज की भी अल्टीमेटली इंक्रीज होती है। इट हेल्प इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में हेल्प करता है क्या, डिपार्टमेंटेशन। अब हम बात कर लें कि मेथड क्या है डिपार्टमेंटेशन का। तो एक तो आप बाई फंक्शन है कि फंक्शन के बेसिस पे डिपार्टमेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग परचेज डिपार्टमेंट, फिनांस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, यानी कि जो फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप डिपार्टमेंट डेवलप कर सकते हैं। दूसरा है डिपार्टमेंटेशन बाई प्रोसेस, यानी कि जो कंपनी में प्रोसेस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, ये खासकर प्रोडक्शन के केस में होता है। जैसे कि स्पिनिंग हो गया, वेविंग हो गया, डाइंग हो गया, पैकिंग। तो अपने अलग अलग काम है होते हैं प्रोडक्शन में, तो आपने उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट क्रिएट करेगी। स्पिनिंग डिपार्टमेंट है, वेविंग डिपार्टमेंट है, डाइंग, ये पैकिंग डिपार्टमेंट है। इसी तरीके से दूसरा तरीका है डिपार्टमेंट है बाई प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट आप जितने प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप डिपार्टमेंट क्रिएट कर देते हैं। तो यानी कि हमारा प्रोडक्ट ए डिपार्टमेंट है, प्रोडक्ट बी का दूसरा डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट सी का तीसरा डिपार्टमेंट है, और हर डिपार्टमेंट भी प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, रिसर्च का अलग अलग सब डिपार्टमेंट है। फिर इस तरह से हम कस्टमर के बेसिस पे भी डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे होलसेल डिपार्टमेंट है, यानी कि होलसेल कस्टमर है। रिटेलर कस्टमर जो होते हैं हमारे रिटेल डिपार्टमेंट में जाएंगे। वहीं पे जो फॉरेन के कस्टमर हैं वो एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट पे आएंगे, तो हम जो है डिपार्टमेंटेशन कस्टमर के बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो इतने तरीके से हम जो है डिपार्टमेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। एक और है टेरिटरी, यानी कि बाउंड्री यानी रीजन के बेसिस पे भी हम डिपार्टमेंटेशन कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्दर्न रीजन डिपार्टमेंट मैनेजर, ईस्टर्न रीजन डिपार्टमेंट, साउदर्न रीजन डिपार्टमेंट, वेस्टर्न रीजन डिपार्टमेंट, यानी कि हम रीजन वाइज जो है अलग अलग डिपार्टमेंट बना सकते हैं। यानी नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो भी वर्क हो रहा होगा वो नॉर्थ डिपार्टमेंट देखेगा, साउथ एरिया का जो भी प्रॉब्लम होगा एक्टिविटी होगी वो साउथ डिपार्टमेंट देखेगा। तो इस तरीके से हम टेरिटरी यानी रीजन के बेसिस पे भी डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं।